नमस्ते दोस्तों, मैं अदिति सिंह। जो 12th साइंस एंड कॉमर्स का सबसे पहला टॉपिक था वो था एडवांस वेब डिजाइनिंग। उसके कुछ लेक्चर्स तो हमने कंप्लीट कर दिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऐसा एक चीज जिसकी मदद से हम हमारे HTML फाइल को बहुत ज्यादा डेकोरेट कर रहे थे, जो कि था हमारा CSS के हमने 3 मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया था। उसमें से 2 जो मेथड्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिए थे, जो कि थे इनलाइन CSS एंड इंटरनल CSS। अब इनलाइन इंटरनल हो गया तो एक्सटर्नल ने भैया हमारा क्या बिगाड़ा था। तो इस पूरे सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी एक्सटर्नल CSS मेथड को हम कैसे यूज करेंगे। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज generally used when we want to make changes in multiple pages। अब मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ, तो उसमें क्या सिर्फ एक ही पेज होगा? नहीं, उसमें मल्टीपल पेजेस होंगे। अब इन मल्टीपल पेजेस को मुझे एक सर्टेन कॉमन चेंज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे। इट फैसिलिटेट्स to change the look of entire website by changing just one file। अब मैं क्या करूंगी? एक ही फाइल में चेंज करूंगी, एक ही एक्सटर्नल फाइल ऐसे क्रिएट करूंगी और उसे हमारे बाकी के सारे वेबसाइट के पेजेस से लिंक करके उन सारे पेजेस को मैं मॉडिफाई कर पाऊंगी सिर्फ एक एक्सटर्नल फाइल की मदद से। It uses the tag on every page and the tag should be put inside the head section। अब इस चीज को याद रखना है, जैसे हमने इंटरनल CSS में हेडर सेक्शन में स्टाइल वाला जो टैग था उसे इंट्रोड्यूस करके पूरा हमने CSS का कोड लिखा था, उसी प्रकार हमें जो हमारा एक्सटर्नल है उसे भी, एक्सटर्नल जो फाइल होगी उसे भी कहीं और से इंपोर्ट करना है। उस इंपोर्ट को करने के लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसे हमने नाम दिया है लिंक। क्या नाम दिया है? लिंक। अब लिंक बोलते हैं मैम समझ में आ जाता है ना, लिंक कर रहे हैं हम सर्टेन चीजों को, हम उन फाइल्स को लिंक कर रहे हैं हमारे कोड से, HTML के कोड से। तो ये कहाँ पे होगा? ये भी हमारा हेडर सेक्शन में होगा, हेड ओपनिंग एंड हेड क्लोजिंग के बीच में होगा हमारा लिंक वाला एट्रीब्यूट। The external style sheet can be written in any text editor and must be saved with an extension that is .css। हम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, हम नोटपैड यूज कर सकते हैं या फिर हम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे जब हम सेव करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि उसे हमें .css एक्सटेंशन से ही सेव करना है। अगर आपने ये चीज नहीं की तो वो लिंक नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना है कि हमारा एक्सटर्नल फाइल CSS है। जैसे हम बताते हैं .html लिख के कि भैया ये हमारा जो फाइल है वो HTML का है, सेम उसी प्रकार हमें ये भी चीज बतानी होगी कि हमारा जो फाइल है, एक्सटर्नल फाइल है, वो .css यानी CSS को कंप्राइज कर रहा है, CSS को इन्वॉल्व कर रहा है। द एक्सटर्नल CSS फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग। इसके अंदर हम HTML टैग को सेलेक्टर्स बनाएंगे। सेलेक्टर्स याद है ना? सेलेक्टर्स क्या था? लास्ट लेक्चर में देखा था। सेलेक्टर्स तो जरूर बनाएंगे, लेकिन हम वो टैग्स को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स में हम टैग्स लिखते ना, उसे हम टैग यही यूज कर पाएंगे, लेकिन हम इस चीज को एक सेलेक्टर बना के यूज कर सकेंगे। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखना है कि हमने एक फाइल बनाया जिसका नाम हमने दे दिया है style.css। देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंशन यूज किया है .css, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इन्होंने देखो टैग नहीं है, ये हमारा सेलेक्टर है, एक ऐसा टैग है जिसे हमने सेलेक्टर बनाया है एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने उसके प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज लिखे हैं जो कि हमारा CSS से आएगा, ताकि हम उसको बता सके कि हमारा जो हेडिंग वाला टैग है उसमें जो हमने टेक्स्ट डाला है उसे कलर नेवी होना चाहिए, उसका जो मार्जिन है ना, बाहर लेफ्ट जो मार्जिन है वहां से उसका, समझो मेरा पेज है तो लेफ्ट मार्जिन से 20 पिक्सल के डिस्टेंस में वो होना चाहिए। अब कौन सा? तो HTML वाला फाइल, तो HTML वाला फाइल बनाना भी हमें जरूरी है, तो हम उसमें क्या करेंगे? डॉक टाइप लिखना जरूरी है, याद है ना? डॉक टाइप से हमें पता चलता है वो HTML5 है। फिर उसके बाद हेडर सेक्शन में यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्सटर्नल फाइल को इंपोर्ट करते टाइम कि हम लिख रहे लिंक वाला टैग, लिंक में हम लिख रहे rel इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट। टाइप क्या है हमारे? उसका CSS था ना, CSS था। फिर उसके बाद href इज इक्वल्स टू style.css। अब हम जब किसी भी चीज को, हमें पता है ना हमें URL लिखना रहता है, समझो हमें एंकर टैग भी जब हम यूज करते हैं तो उस समय भी हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं href, एंड उसके बाद हम उसमें सर्टेन URL लिख के हमारा
एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम इस href को यूज करेंगे जो हमें हेल्प करेगा हमारे URL को इंपोर्ट करने में। एक्सटर्नल URL जो था हमारा स्टाइल वाला, style.css वाला, उसे हमें इंपोर्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, href की मदद से। अब ध्यान दोगे तो देखो ये पूरी चीज जो थी हमारी वो थी हेड के अंदर, हेड के अंदर ही हमें लिखना है। फिर यहाँ पे हमें h1 लिखा जिसमें हमें मॉडिफिकेशंस चाहिए, तो इसका हमें आउटपुट क्या मिला, ये देख रहे हो नेवी में है, हेडिंग 1 में है, h1 वाले फॉन्ट में, मतलब बड़े साइज में ना, h1 मतलब सबसे मैक्सिमम फॉन्ट साइज होगा जिसका, उसमें है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लेफ्ट मार्जिन से उसका थोड़ा 20 पिक्सल का डिस्टेंस होना चाहिए। आ गया ना, देखो कितना इजी था एक्सटर्नल CSS। बट अब देखने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब आप बोलो कि मैम कलर पढ़ा रहे हो, बैकग्राउंड कलर पढ़ा रहे हो, बताइए है क्या चीज है। तो ये प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आप गूगल भी करोगे, ये तो बहुत कम सी दे दी है, बट आप अगर गूगल करोगे तो आपको CSS में n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। एनिमेशन से, ट्रांजिशन से, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमें हमारे HTML पेज को बहुत ब्यूटीफाई करना है ना, राइट। सो इसके लिए ये सारी चीजें यूज करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलर। कलर क्या करता है, कलर हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। जैसे मैंने यहाँ पे अदिति लिखा है, आई वॉन्ट, ये अदिति ब्लू में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए येलो में, तो मैं कलर वाला जो प्रॉपर्टी हूँ कोलन डाल के उसको, समझो मैंने यहाँ पे ये मरून लिखा है, बट समझो मेरे को येलो में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे येलो लिख दूंगी, चेंज हो गया। हमें सिर्फ इतना याद रखना कि हमारे वैल्यू में क्या आएगा, कलर नेम आएगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड हाइफन कलर, छोटी सी एक हाइफन है एंड देन कलर लिखा है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमें चेंज चाहिए। जैसे कि अब अदिति है, इसके बैकग्राउंड में तो व्हाइट था, लेकिन आई वांट कि इसके बैकग्राउंड में पूरा पिंक कलर होना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, कोलन डालेंगे एंड जो भी हमें कलर चाहिए वो हम इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट है फॉन्ट वेट। वेट भारी होना चाहिए, भारी नहीं होगा भाई, कैसे भारी होगा, डिजिटली हम हर चीज कर रहे हैं, यानी कि थिकनेस उसकी वो कितना बोल्ड है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। सो इसे हम कैसे लिखेंगे, फॉन्ट वेट कोलन पिक्सल में उसकी वैल्यूज लिखेंगे। पिक्सल में मुझे 10 पिक्सल्स चाहिए कि उसकी थिकनेस चाहिए, या 300 पिक्सल्स चाहिए, या कितनी भी चाहिए भाई, कितनी भी हम पिक्सल्स लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होनी चाहिए, फॉन्ट की हमारी स्टाइल, वो टेढ़ा होना चाहिए, यानी इटैलिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए, या फिर जो भी हो नॉर्मल होना चाहिए। सो ये आता है हमारे फॉन्ट, छोटे सा हाइफन, स्टाइल, कोलन एंड हमारा जो भी आपको चाहिए, इटैलिक चाहिए, ऑब्लिक चाहिए, या फिर नॉर्मल चाहिए। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन। यूज बहुत कम होता है बट कभी कभी हम करते हैं यूज टेक्स्ट डेकोरेशन को। इसमें क्या क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, इसके जो वैल्यूज है वो सब क्या क्या है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, लाइन थ्रू यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन, नन भी रहता है, अंडरलाइन कर सकते हो। सो नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइन। हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, आजू होनी चाहिए, बाजू होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए। सो उसे हम कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट छोटा सा हाइफन एंड अलाइन, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये जस्टिफाई क्या है, जस्टिफाई पता है ना, ऐसे पूरा जस्टिफाइड फॉर्म में हमें अगर कोई भी चीज अच्छे से फॉर्मली सबमिट करनी है तो हमें उन लोग कहते हैं कि हमारा जो पूरा पेज है वो जस्टिफाई होना चाहिए, वो इन प्रॉपर वे में खत्म नहीं होना चाहिए लास्ट में। सो हमारा जस्टिफाई वहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब ऐसे उल्टा ऐसे 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 समथिंग इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया था इसको, इसकी वजह से ही ऐसा है। अगर इन्होंने ये जस्टिफाई किया होता ना प्रॉपरली, वो एक बॉक्स में खत्म हो गया होता। ये था हमारा जस्टिफाई, इसकी वैल्यूज। फिर है फॉन्ट, छोटा सा हाइफन एंड फैमिली। फैमिली, फॉन्ट की बहुत बड़ी हमारे पास फैमिली है, फॉन्ट के बहुत सारे नाम होते हैं, हम कोई भी नाम यूज कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एरियल यूज किया है, या फिर हम कोई भी टाइम्स न्यू रोमन यूज कर सकोगे। इसकी वजह से आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है, जो इसकी कैलीग्राफी स्टाइल है, वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट और भी प्रॉपर्टीज दिए हैं इन्होंने, फॉन्ट साइज दिया है जिससे आप फॉन्ट की साइज बढ़ा सकोगे, लेटर स्पेसिंग दिया है, दो लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो आप कर सकोगे, पैडिंग दिया है, पैडिंग यानी आपका जो वर्ड है
उसके चारों बाजू में हमें कितना स्पेस छोड़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अदिति लिख रही हूँ, तो इसके चारों बाजू में इधर 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 कितना स्पेस होना चाहिए पिक्सल्स में, वो हमें लिखना है। बॉर्डर, बॉर्डर तो हमने बहुत बार यूज किया है। बॉर्डर से क्या होता है, एक अच्छा सा बॉक्स आ जाता है, बहुत प्यारा सा बॉक्स आ जाता है, बॉर्डर आ जाता है हमारे टेक्स्ट को या फिर हमें इमेजेस को, चाहे जहां आपको डालना होगा। पिक्सल्स में डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो, सॉलिड हो, डॉटेड हो, जैसा हो आप डाल सकोगे। बैकग्राउंड इमेज, आप इमेज को बैकग्राउंड में भी सेट कर सकोगे। बैकग्राउंड रिपीट, एंड मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट भी आप दे सकोगे। अभी हमने यूज किया, क्यों, कहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, CSS ID सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर, हम किसी चीज को आइडेंटिटी दे रहे हैं, हम किसी चीज को सेलेक्ट किया है, जो हमारा सेलेक्टर है उसे हम एक आईडी दे रहे हैं। The ID selector selects the ID attribute of an HTML element and selects the specific element. हमारे HTML पेज में बहुत सारे टैग्स थे, उन एक टैग को समझो मैंने एक आईडी दे दिया, एक यूनिक नेम दे दिया। जैसे मेरा नाम अदिति है, बहुत लोगों का होगा, लेकिन मेरे पास एक यूनिक नेम, मेरे फादर का नेम या मेरा जो सरनेम है, ये मेरा एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगा। सो ये हमारी एक आइडेंटिटी में आ जाएगी कि हमने भाई H1 को उठाया है, H1 हमारा टैग है, लेकिन हमने उसे आईडी में क्या दे दिया है, समझो H1 को मैंने नाम दे दिया ABCD, तो वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी। An ID is always unique within the page, so it is unique element. एक पेज में आईडी जो होगी वो रिपीट नहीं हो सकती। अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो आपको यूनिकली देना पड़ेगा। जैसे एक H1 टैग है तो उसे आप ABCD दे दो, और फिर उसके बाद पैराग्राफ है, उसको मैं आईडी कुछ और देना पड़ेगा, क्योंकि भाई यूनिक है ना, यूनिक होना चाहिए हमारा हर चीज। इट इज रिटन विथ अ हैश कैरेक्टर, हमारा हैश पता है ना, ये हैश क्या होता है, हैश कैरेक्टर से हम उसे लिखते हैं, फॉलोड बाय द आईडी नेम। अब जब हमें इसे CSS में यूज करना है, CSS वाले पार्ट में यूज करना है, तो अगर मुझे H1 को मैंने उठाया था तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कैसे लिखूंगी, हैश हमारा आईडी, हमारा आईडी का जो नेम था, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ABCD बोला था ना, तो ये नहीं आएगा, सॉरी, तो हैश ABCD। जहां जहां ये वाला ABCD वाला आईडी हम यूज करेंगे, वहां वहां पे ये सारी चेंजेस हो जाएंगी। कौन सी चेंजेस, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक कोड है, इसमें हमने ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, 2 बार पैराग्राफ यूज किया हमने, 2 बार पैराग्राफ यूज किया है, लेकिन एक पैराग्राफ को हमने एक उसकी आईडी दी है, यूनिक आइडेंटिटी दी है, जिसे हमने नाम दिया है para1। फर्स्ट पैराग्राफ उसे हमने नाम दे दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ ये वाले पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन हो, सिर्फ जो हेलो स्टूडेंट है इसमें मॉडिफिकेशन। आई डोंट वांट दिस पैराग्राफ टू बी इफेक्टेड। नीचे वाला जो पैराग्राफ है मैं नहीं चाहती वो इफेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसे हमने आईडी दिया है ना, वो आईडी को हम हैशटैग डाल के यूज करेंगे, हैशटैग para1 आईडी नेम डाल के हमारा जो बाकी का हमें जो चेंजेस चाहिए वो हम लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो हेलो स्टूडेंट वाला पार्ट था सिर्फ वो ही टेक्स्ट में सेंटर हो जाएगा एंड ब्लू कलर में होगा, नीचे वाले पार्ट को कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे ही पैराग्राफ में बस लिख के आ जाएगा। आउटपुट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आउटपुट भी दिया है। टेक्स्ट उन्होंने बोला था कि टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए, टेक्स्ट का कलर जो कलर था वो ब्लू होना चाहिए, बाकी जो ये नीचे वाला पैराग्राफ था उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली बस वो रह जाना चाहिए। देखा, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। ये था आइडेंटिटी का यूज। नेक्स्ट था CSS क्लास सेलेक्टर। The class selector selects HTML tag with a specific class attribute। अब यहाँ पे हम क्या करें, यूनिक आइडेंटिटी रिपीट नहीं हो सकती थी, यूनिक आइडेंटिटी यूनिक होती है, लेकिन अगर हमने ये क्लास सेलेक्टर यूज किया, क्लास वाला चीज यूज की, तो हम क्या कर सकेंगे, हम बार बार एक ही नेम यूज कर सकेंगे, अलग अलग जो अलग अलग टैग्स हो गए उनको। दिस इज यूज्ड विद अ पीरियड कैरेक्टर। याद रखना, आईडी हमेशा हैशटैग के साथ आती है, हम आईडी को ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमारा जो क्लास होगा हम उसे पीरियड, ये जो फुल स्टॉप होता है ना, इसे हम कहते हैं पीरियड कैरेक्टर फुल स्टॉप सिंबल फॉलोड बाय द क्लास नेम। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमारा क्लास का नेम, कि हमने वो क्लास को क्या नाम दिया है, नाम तो देना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने इंट्रो नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इंट्रो देना जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हो जो नाम रिपीट होगा। द क्लास सेलेक्टर इज यूज्ड when we want to change a group of elements within the HTML page। यानी कि हमारा जो HTML पेज है उसके अंदर बहुत सारे
टैग्स है, उनमें से पर्टिकुलर समझो मुझे H1 में भी चेंजेस चाहिए, P में भी चेंजेस चाहिए, मुझे A में भी वही सर्टन चेंजेस चाहिए, मुझे H3 में भी सर्टन वही चेंजेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इन चारों को एक क्लास का नेम दे दूंगी। क्लास इज इक्वल्स टू, मैं उनको समझो एक नाम दे देती हूँ, आदि करके एक नाम दे दिया मैंने, समझो उसको। तो मैं क्या करूंगी, डॉट ऊपर वाले सेक्शन में पीरियड, यानी जिसे हम पीरियड कहते हैं, डॉट आदि लिख के हम वहां पे हमारे बाकी के जो भी चेंजेस हमें चाहिए वो लिख सकेंगे। यानी एक आदि वर्ड यूज करके मैंने ये मेरे 4 टैग्स को चेंज किया, 4 टैग्स के जो CSS के थ्रू हमने उसमें मॉडिफिकेशंस लाए। द क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, हमेशा याद रखना, क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ये कैरेक्टर ही होना चाहिए, इसके बाद आप नंबर डालो तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट जो होगा वो नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी उन्होंने एक एग्जांपल दिया, इन्होंने H1 एंड P को मॉडिफाई किया है एक क्लास नेम देके, एंड सिर्फ पीरियड डॉट इंट्रो लिख के इन्होंने हमारे जो नेसेसरी चीजें थी, जैसे अलाइनमेंट इनको सेंटर चाहिए था, कलर इनको ब्लू चाहिए था, इनको ब्लू से बहुत प्यारे लगता है, ब्लू ब्लू हर जगह पे देखे देखा, देखो अलाइनमेंट इनको सेंटर चाहिए था, कलर इनको ब्लू चाहिए था, हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट को हम क्लास सेलेक्टर्स बना रहे हैं। टू स्पेसिफाई ओनली वन स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड, देन यू शुड यूज द एलिमेंट नेम विथ क्लास सेलेक्टर। अगर मैंने क्लास को देखा था ऊपर सॉरी जो 3 चीजें थी, समझो मैंने H1 एंड पैराग्राफ को ऊपर हमने एक ही क्लास नेम दिया था इंट्रो, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे सिर्फ पैराग्राफ वाला जो था, सिर्फ पैराग्राफ में चेंजेस हो, पैराग्राफ वाला जो क्लास है उसके इंट्रो है उसके अंदर ही चेंज हो, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। मैं चाहती हूं सिर्फ मेरा पैराग्राफ वाला ही चेंज हो, H1 वाला चेंज ना हो, भले उसमें हमारा क्लास नेम सेम है। तो मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे हमारा जो टैग हमें चेंज करना है, जो भी टैग हमें चेंज करना, जैसे हमें यहाँ पे P वाला टैग चेंज करना है, पीरियड डालूंगी एक छोटा सा, एंड मेरा क्लास का नेम क्या है, इंट्रो, इंट्रो नाम था ना उसका, तो हम इंट्रो लिख के हमारे जो मॉडिफिकेशंस हमें चाहिए वो लिख सकेंगे। अभी समझो यहाँ पे मुझे पैराग्राफ में नहीं चाहिए था, मुझे H1 में चाहिए था, तो क्या करेंगे, सिंपली P1 को H1 से मॉडिफाई कर दो, इंट्रो तो नाम सेम ही था, हमारे क्लास का सेम था, इसकी वजह से तो हमने ये वाला प्रोसेस किया ना, पीरियड के आगे उसका नाम डाल दिया। इसका क्या होगा कि इन्होंने हमें बोला कि सिर्फ पैराग्राफ वाले में टेक्स्ट सेंटर होना चाहिए, कलर ब्लू होना चाहिए, सो इसमें हमें उस तरीके से दिख जाएगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर इज यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये भाई साहब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं। क्या करते हैं, इट सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेजेस। हमारे वेब पेजेस में जितने भी टैग्स यूज कर रहे, जितने भी HTML कि हम एलिमेंट्स यूज करें, वो सारे टैग, सारे एलिमेंट्स को वो सेलेक्ट करता है, सिलेक्टर बना देता है। हम इसे कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते, ये स्टार है, हमें उसे एस्ट्रिक से डिनोट करना पड़ता है, एस्ट्रिक। देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखी है, यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रिक लिखा है, सिर्फ एस्ट्रिक लिखा है, लेकिन पूरा जितने एलिमेंट्स थे ना सब चेंज हो जाएंगे। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये होता है हमारा एक वाइल्ड कार्ड एंट्री कैरेक्टर है। यहाँ पे इन्होंने ना बहुत सारी चीजें यूज की है, H2 किया है, पैराग्राफ किया है, 2 बार पैराग्राफ क्रिएट किया है, बट इन्होंने सिर्फ एक एस्ट्रिक का साइन डाला, CSS के मॉडिफिकेशंस लिख दिए, एंड आउटपुट जब देखा ना तो पूरा का पूरा जो कोड था, जितना भी हमने लिखा था, वो पूरे के ऊपर मॉडिफिकेशंस हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो पूरे इसमें मॉडिफिकेशंस हो गए पूरा, भले हमने एक ही चीज लिखी, लेकिन लिखा यहाँ पे कलर कोलन ग्रीन एंड फॉन्ट साइज हमने 20 पिक्सल्स का दिया था, तो सारी जगह पे ना सेम चेंजेस हो जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा यूनिवर्सल, एक लिख दो एंड सिर्फ एक एस्ट्रिक साइन डाल दो एंड अपना CSS लिख दो, एंड सारे जितने भी हमारे टैग्स होंगे सब में मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे। ग्रुप सेलेक्टर, अब ये ग्रुप सेलेक्टर क्या है, समथिंग दैट इज ग्रुप में, ग्रुप में कोई चीजों में हमें चेंज करना है तो हम उसे कैसे करेंगे। द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। अब मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे, H1 था, P था, समझो H3 था, इसके अलावा मेरे पास समझो एक और P था,
समझो एक और पी था, मैं पी एन एच वन जानबूझ के यूज करी ताकि सबको समझ में आए कि पी एन एच वन है क्या। पैराग्राफ दे रहा है, हेडिंग हम दे रहे, फर्स्ट हेडिंग दे रहे और थर्ड हेडिंग दे रहे। हमारा जो ये है, इसके सब को जो हमने सी एस एस दिया था ना, इसके जो डेफिनेशन थे वो सब सेम थे, सब सेम, कलर येलो था, अलाइनमेंट सेंटर था, सब सेम था। तो अब मैं इसे 4 बार लिखूंगी, कोई सेंस बनेगा क्या? कोई सेंस है इस चीज को कि मैं बार बार एक ही कोड को लिख रही हूँ? गधा मजदूरी नहीं करनी ना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। वी आर आईटी स्टूडेंट्स ना, हमें स्मार्टली हर चीज को करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी चीजों को ग्रुप करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसे इकट्ठा करके, H1 कॉमा कॉमा लिख के हम सेपरेट करेंगे, P कॉमा H3 कॉमा एंड P, कॉमा कॉमा डाल दो। उसके बाद अपना जो CSS वाला लाइन है कर्ली ब्रैकेट्स में, अपना CSS वाला लाइन डाल दो जो यहाँ पे आपको लिखना था। हो गया ना। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, H1 को भी सेम चीज था, सबको सेंटर 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 देके रखा था, कलर भी ब्लू 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 देके रखा था। तो क्यों करूँ ना मैं इतना मेहनत? मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली तीनों को एक साथ लिखूंगी कॉमा डाल के एंड अपना CSS का लाइन लिख दूंगी। हो गया। कितना इजी था, काम नहीं बढ़ा हमारा भैया, काम इजी हो गया। यही तो है हमारा डेवलपमेंट वाला पार्ट, बहुत हर चीजों को इजी कर देता है। ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने दिया है, सेम चीज यहाँ दी है। इन्होंने अच्छे वे में स्मार्ट वर्क करके सारी चीजों को एक ही लाइन में CSS दे दिया। सो हमारा H1 हमारे P सबके ऊपर सेम मॉडिफिकेशन हो जाएगा। देख रहे हो, अलाइनमेंट सेंटर है, कलर ब्लू है, सबको सेम हो गया। सो ये था हमारा आज का CSS वाला पार्ट। बाकी जो है पोजीशनिंग ऑफ CSS एंड आगे बहुत सारे कोड्स हमें करते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड एंजॉय किया है तो ऑफ कोर्स लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि पूरे लेक्चर्स आपको सारे ऐसे ही मिले एंड हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी पता चले हम क्या पढ़ रहे हैं। कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।